नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। धारा 19 पर हमारी चर्चा जारी है और बहुत सारे फोन भी आते रहते हैं कि कौन सी सूचना दी जाए और विशेष रूप से कौन सी सूचना न दी जाए। तो पूरा आरटीआई एक्ट अगर नट सेल में कहें तो सूचना देने के बारे में है, सूचना न देने के बारे में नहीं है। और है भी तो केवल अपवाद उस स्थिति में जबकि देश का कोई बड़ा नुकसान न हो, समाज का बड़ा नुकसान न हो, किसी व्यक्ति की कोई अपहानि न हो, अपमान न हो। बहरहाल हम इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देवेश जी बताइए, जो है धारा 19। नमस्कार सर, जैसा कि हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को लेकर टिप्पणी, मतलब हम लोगों ने बात करी थी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक जानने के अधिकार पर विस्तृत अपनी सर निर्णय दिया था। और वास्तव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि समाज के सभी सदस्यों को स्वयं की आस्था, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर, स्वयं की आस्था को गठित करने और मुक्त रूप से उसे दूसरों तक संसूचित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। जो जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। सूचना की अगर लोगों के तक यह जानकारी नहीं है, और इसमें सर हम जैसा जानते हैं विश्व स्तर पर भी एक 1948 में इस पे एक चर्चा की गई थी, और उसपे भी हम लोग चर्चा करेंगे सर। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था, अर्थात मौलिक सिद्धांत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था अर्थात मौलिक सिद्धांत जनता के जानने का अधिकार है। अगर हम पूरी बात कहें तो देश के प्रत्येक जनता को वह सब जानने का अधिकार है जिससे देश की अखंडता, देश की संप्रभुता पर कोई ठेस न पहुंचे, देश और विदेश के बीच के ऐसी गोपनीय वार्ता जिससे उनके संबंधों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यानी कि ऐसे कुछ चीजों को छोड़ के और बाकी सब, जैसा कि एक सर जो हमारे संसद में जो उठाया गया और यह कहा गया कि वह समस्त सूचनाएं प्रत्येक व्यक्ति को जानने का अधिकार है, जो सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जैसा इसके बारे में भी है कि जो हमारी लोकसभा की नियमावली है 41 एक और 2, इसमें विशेष रूप से इसका प्राविधान है। तो हम लोगों ने इसी पे चर्चा करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था कि जो रिलायंस पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड 1988 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पे भी बहुत अच्छा निर्णय दिया गया था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में मामले में प्रतिपादित किया था, जो आदेश दिया था कि हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए, कि बहुत अच्छा टिप्पणी की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि सामान्यतया लोगों को जानने का अधिकार है ताकि वो औद्योगिक जीवन और लोकतंत्र के भागीदारी विकास में भाग ले सकें। एक बार-बार ये कहा जाता है कि सर कई जगहों पे कि एक प्राइवेट संस्था है या ऐसी संस्थाएं हैं जो औद्योगिक रिलेशन में है या व्यापारिक उनको वाणिज्य के संबंध में कहता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी के संदर्भ में जो रिलायंस पेट्रोलियम के द्वारा यह पिटीशन के प्रस्तुत किया गया था कि इंडियन न्यूज़पेपर के संबंध में, इसी में अभिव्यक्ति, जी मैम, इसी के संबंध में अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी के संबंध में बहुत विस्तृत यह आदेश था। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि इसके आड़ में सूचनाओं को रोका नहीं जाना चाहिए, कि जिस प्रकार से चाहे कोई भी औद्योगिक जगत हो या ऐसी चीजें जहां जनता का जुड़ाव है, जहां देश के लोकतंत्र से संबंध है या किसी नियम कानून से संबंध है, उसे गोपनीयता के आड़ में रोका नहीं जा सकता। और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ तक कहा था कि लोकतंत्र के भागीदारी विकास में भाग ले सके, जानने का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी अभिलाषा एक आजाद देश के नागरिक हमारे देश के संविधान के अंतर्गत जीवन के अधिकार के व्यापक क्षितिज में आज इसका उपयोग करते हैं। सर एक बहुत अगर हम कहें अभिव्यक्ति की आजादी और इसके संबंध में एक बहुत इस शब्द को सर मैं जैसे कहें जो क्षितिज शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात देश के नागरिकों को व्यापक क्षितिज का जो उपयोग किया गया, वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ आशय था। और जैसा ये पिटीशन दाखिल किया गया था कि किसी भी प्रकार से सूचनाओं को रोकना या इस आशय से दबाना कि इसका कोई लोकहित नहीं है या इसका कोई जनहित नहीं है, जबकि नियमतः वह नियम से बंधे हुए हैं। यानी कि सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का सीधा कहना था कि जब तक जनता सरकार के कार्यकाज और जो सरकार या ऐसे नियम कानून बनाए गए
जो संविधान के द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया गया और एक सरकार चलाने की पूरी व्यवस्था की गई, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अंतिम जनता तक नहीं पहुंच रही है, तो निश्चित है कि सरकार निरंकुश हो सकती है। अगर उसकी जवाबदेही नहीं तय होगी, जो औद्योगिक जगत है, वह निरंकुश हो सकता है, मनमानी हर चीज़ कर सकता है। जैसे सर मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो पेट्रोलियम आम देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, उसका रेट निर्धारण देश की आर्थिक व्यवस्था से एक प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो ऐसे तमाम चीज़ों की जानकारी, उनके एक्सपेंडिचर और उस पे जो लागत आता है, यह सभी जानने का अधिकार देश के आम नागरिक को है। एक शब्द सर बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे हम लोगों ने एसपी गुप्ता जी की चर्चा करी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे एक अभिधारण अभी किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी थी कि सूचना का अधिकार केवल इसलिए एक्ट को सिर्फ यह मानकर न चले कि यह केवल जानने का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य क्या है, उसकी उद्देशिका क्या है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, जो सबसे महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार पे तभी अंकुश लग सकता है कि जब पारदर्शिता जब हो। पारदर्शिता हो, देश की जनता जागरूक हो, वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी अगर हम देखें नियम कानून के रूप में, वह देखना शुरू करे और जानना शुरू करे। जब ये चीज़ें आम जनता के पहुँच में होगी, तो निश्चित ही सरकार की जवाबदेही तय होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी यह भी करी थी कि अगर ये मान लिया जाए कि गोपनीयता के आधार पर सूचनाओं को के प्रकटन में रोक लगाई जाए, तो निश्चित ही जो अधिकारी हैं, उनके क्रियाकलाप आम जनता तक नहीं पहुँच पाएगी और कहीं न कहीं वह अधिकारी निरंकुश होके मनमानी करेगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है, हम लोगों ने जो बात की आखिर सूचना के अधिकार अधिनियम की उपयोगिता क्या है, इसकी उद्देशिका क्या है और कौन-सी सूचनाएँ लोगों तक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे पार्ट भी सर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे और चर्चा ये होगी वास्तव में 8(1) जो सेक्शन 8 है, उसका उद्देश्य क्या है? कौन-सी सूचनाएँ बौद्धिक संपदा में आती हैं? कौन-सी सूचनाएँ वाणिज्यिक रहस्य में आती हैं? और कौन-सी सूचनाएँ व्यक्ति की एकांतता को प्रभावित करती हैं? कौन-सी सूचनाएँ न दी जाए? तो इस पे भी सर हमें सबसे ज़रूरी है कि यह जानना कि ये कहाँ से उद्भूत हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसे कहाँ से उठाया गया? इसे जानने के लिए सर सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कि हमारा जो एविडेंस एक्ट 1800 अभी तो सर इसी साल अभी सर दिसंबर में 2023 में हमारे 3 जो पहले के थे आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को कहीं न कहीं सर उसको बदलते हुए एक नया अध्यादेश लाया गया, कानून बनाया गया। लेकिन उसके पहले जो हमारा जिसके नाम से हम जानते थे एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 123 वास्तव में जो धारा 123 है, जो विशेषाधिकार प्राप्त करता है, कौन-सी सूचनाओं को छूट प्राप्त करता है। यह जानना सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि 123 क्या है? जो एविडेंस एक्ट की 1872 की धारा 123 है, वो क्या है? वह एक्ट जो 123 है, विशेषाधिकार प्रदान करती है और ये कहा गया है कि उसके समय राज्य के काम-काज से संबंधित अभिलेखों का जो राज्य के दस्तावेज़ों से संबंधित है, उसका प्रस्तुतीकरण पे रोक लगाती है और इसमें विशेष एक रीज़न दिया गया है, उन अभिलेखों को वर्गीकृत किया गया है। उसी में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, रक्षा और विदेशी संबंधों से संबंधित दस्तावेज राज्य के कामकाज से संबंधित दस्तावेज हैं। अर्थात जो 123 का से हमारा ये छूट प्राप्त लिया गया कुछ, उसमें यही था कि ऐसे दस्तावेज जो राज्य के दस्तावेज से संबंधित हैं, जो देश की सुरक्षा से संबंधित है, जो विदेशी देश और हमारे देश और विदेश के बीच के संबंधों से संबंधित है, इससे संबंधित दस्तावेजों को इससे छूट प्राप्त था जो 123 के अंतर्गत था। इसी पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बहुत अच्छी व्याख्या भी आई थी और कई आए इसमें एक आदेश था केनरा बैंक बनाम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ आई 124 इसमें दोनों में कंट्राडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा कि यह दोनों सपठित देखना होगा 123, 124 और फिर 162 जब इन तीनों को हम साथ में लेके चलेंगे, इसकी क्लियरिटी आएगी। यहाँ से धारा 8(1) लिया गया था। दूसरी चीज़ आई थी जो विशेषाधिकार है, जो हम लोग कहते हैं सर कि लोकसभा नियमावली की 41 एक और 41(2) है। 41(1) जो हमारे सदस्यगण हैं, उन्हें जो अधिकार प्राप्त करता है और वहीं 41(2) दोनों को जब देखेंगे तो 23 प्रकार की ऐसी सूचनाएँ हैं, ऐसे दस्तावेज हैं और ऐसे सूचना है जिसे मना करती है
कि यह लोकसभा में भी सदस्यों के द्वारा नहीं उठाए जा सकते हैं, उसको वर्गीकृत करती है। इसीलिए सूचना के अधिकार में यह प्रावधान किया गया, इन्हीं सूचनाओं को छोड़ के जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो लोकसभा नियमावली में कि जो नियम 41(1) और नियम 41(2) से आच्छादित हैं, उसको अंतर्गत रखते हुए और उसको छोड़ते हुए बाकी समस्त सूचनाएँ आम आवेदक के पहुँच तक होगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी और जीवन जीने वैसे सर एकांतता की कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कि 8(1) जैसे एच और जे और आई का सबसे ज़्यादा हम कहें कि अगर दुरुपयोग कहें या उपयोग कहें, ये अलग विषय वस्तु कहीं उपयोग भी है, कहीं दुरुपयोग भी है। तो जो इसकी व्याख्या की गई, तो इसमें 2 चीज़, एक वैयक्तिक सूचनाएँ आती हैं और एकांतता, 2 महत्वपूर्ण है। वास्तव में एकांतता शब्द का कोई विशेष अधिकार नहीं है, अपितु जीवन जीने के अधिकार से ही है और इसी के संबंध में कहा गया कि ऐसी सूचनाएँ जो मनुष्य के जीवन से संबंधित हो, जो उसकी एकांतता पे अपराधिकृत रूप से अतिक्रमण करती हो। ये सारी चीज़ें व्याख्या में लाया गया, केवल उन्हीं सूचनाओं को देने से मना किया गया है। और दूसरी चीज़ जो किसी व्यक्ति की बौद्धिक संपदा, हम लोगों ने बौद्धिक संपदा पे भी विशेष चर्चा करी थी, कि बौद्धिक संपदा ये नहीं है कि कोई चीज़ें एक सार्वजनिक पटल पे हमने करी, हमारे पास धारित है, हमारे शैक्षिक योग्यता ऐसा नहीं। बौद्धिक संपदा के संबंध में हम लोगों ने कॉपीराइट की बात करी थी। जो कॉपीराइट एक्ट में हमने कही थी जो सूचनाएँ नहीं दी जा सकती, कि उन सूचनाओं को देने से उसकी जो बौद्धिक संपदा अर्थात आय के जो स्रोत हैं, वो प्रभावित होंगे। इसी तरह वाणिज्यिक जो गोपनीयता है, इसमें वाणिज्यिक गोपनीयता का तात्पर्य हमें ये समझने के लिए 2 चीज़ जानना होगा, कि प्रतिस्पर्धा जहाँ हो, प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य है कि जहाँ 2 व्यवसायिक लोग हों, उनके बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि जिसे एक दूसरा जान जाए, उसकी अपहानि हो जाए। अर्थात हम एक बार-बार उठाते हैं कि एक टेंडर की प्रक्रिया है कि जहाँ 2, 4, 10 लोग एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और किसी बोली लगाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अभी वो टेंडर नहीं खोले गए, उसके पहले अगर हमने जो रेट कोट किया है, वो अगर दूसरे को पता चल जाए, तो उससे थोड़ा-सा वो कम करके उस टेंडर को प्राप्त कर सकता है। अर्थात यहाँ एक व्यक्ति की जो हम कहते हैं वाणिज्यिक उसकी विश्वसनीयता है, वो भंग होगी और उसको अपहानि हो जाएगा। तो इसी तरह हमने कहा सर 123, 124, 162 और जो हमारा संविधान जो हमारी लोकसभा नियमावली का नियम 41(1), 41(2) है, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 37, 39 ऐसे बहुत सी धाराएँ हैं जिसे हमें एक साथ लेके चल के बात जैसे सर 1H की बात की गई है, हम लोग बाद में भी इस पे चर्चा करेंगे। 1H में पुलिस को क्या प्रोटेक्शन है? क्यों प्रोटेक्शन है? यह सीआरपीसी की उन धाराओं को देखना होगा, जहाँ एक प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार हैं, उसके एक कर्तव्य भी निर्धारित हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि कुछ लोग कहीं डकैती करने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति यह जानता है कि कहीं चोरी करने जा रहे हैं, किसी की हत्या करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके कर्तव्य हैं कि वो नज़दीकी थाना अथवा वो अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट को इस बात को बताइए, वह कर्तव्य से आबद्ध है, वह नहीं बच सकता। तो ऐसी सूचनाएँ जो अगर सार्वजनिक तौर पे ला दिया जाए, तो निश्चित है अगला व्यक्ति इंटेंशन में उसका मर्डर तक कर सकता है, उसकी अपहानि कर सकता है। तो ऐसी ही सूचनाओं को इस श्रेणी में रखा जाएगा और निश्चित गोपनीयता की श्रेणी में। सर हाँ, तो इसपे हम इसलिए लोग कभी-कभी पुलिस कहती है गोपनीयता को हम सर छिपाए रखें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।